नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम आज का एजेंडा में। एक नया शो जो हम लाए हैं खास आपके लिए। आज के दिन की कौन सी है बड़ी खबरें जिन पर रहेगी दिन भर हमारी सबकी नजर, वो खबरें जो आज की सुर्खियां करेंगी तय, वो खबरें जो आज दिन भर रहेंगी हेडलाइन, वो मुद्दे जो बनेंगे आज इतिहास, वो घटनाएं जो तय करेंगी आने वाला कल। ऐसे ही तमाम मुद्दों को समेटकर हम लाए हैं आज का एजेंडा में। तो अगले आधे घंटे में दिन भर के अहम घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं को रखेंगे आपके सामने। मैं हूं आपके साथ जया सिन्हा। तो अगले आधे घंटे तक जुड़े रहिए हमारे साथ अपने न्यूज के पावर डोज के लिए। शुरुआत करते हैं आज के एजेंडा के। भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव कम करने के लिए आज होगी 7वें दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता। पूर्वी लद्दाख के चोशुल में होगी बैठक। दोनों देश करेंगे एलएसी पर सैन्य तनाव कम करने के उपायों पर बातचीत। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 43वीं बैठक में आज होगी राज्यों को क्षतिपूर्ति देने के मुद्दे पर चर्चा। 5 अक्टूबर को हुई बैठक में इस मुद्दे पर नहीं बन पाई थी सहमति। हाथरस मामले में आज पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हाथरस के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित राज्य के कई अधिकारी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष होंगे पेश। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने की मामले के आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन। पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर, दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर और तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को होगा मतदान। 10 नवंबर को होगी मतगणना। और सबसे पहला आज का प्रमुख एजेंडा, भारत और चीन के बीच आज एलएसी पर तनाव कम करने के लिए 7वें दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता होगी। पूर्वी लद्दाख के चोसुल सीमा पर होने वाली इस बैठक में सेना के पीछे हटने की प्रक्रिया को लेकर चल रही वार्ता पर आगे बातचीत होगी। चौथा कोर कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल पीजी मेनन भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। सूत्रों के मुताबिक चीन अपने प्रतिनिधि मंडल में एक वरिष्ठ स्तर के विदेश मंत्रालय के अधिकारी को भेजेगा। 21 सितंबर को छठे दौर की बैठक के दौरान भारत की तरफ से वरिष्ठ राजनयिक संयुक्त सचिव पूर्वी एशिया नवीन श्रीवास्तव को भेजा गया था। तो भारत चीन के बीच सीमा वार्ता 7वें दौर की कोर कमांडर की ये वार्ता होगी। लेकिन पिछली बैठकों में क्या हुआ था, आइए आपको वो बता देते हैं। 21 सितंबर को हुई सैन्य स्तर की वार्ता के पिछले दौर के बाद दोनों पक्षों ने कुछ निर्णयों की घोषणा की थी। इन घोषणाओं में और सैनिकों को अग्रिम मोर्चे पर नहीं भेजने, एक तरफा रूप से जमीनी स्थिति को बदलने से बचने और ऐसे कार्यों को करने से बचने की बात कही गई थी जो आगे मामले को जटिल कर सकते हैं। साथ ही ये वार्ता सीमा पर लंबे समय से जारी टकराव को दूर करने के लिए 5 सूत्रीय द्विपक्षीय समझौते के क्रियान्वयन पर भी केंद्रित रही थी। गत 10 सितंबर को मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच ये समझौता हुआ था। तो क्या हुआ था पिछली बैठकों में, ये हमने देखा। आज की बैठक में क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है, या ये जानने के लिए सीधे रुख करते हैं अपनी संवाददाता नंदिता डागर से। नंदिता, क्या कुछ उम्मीद की जा रही है? आज 7वें दौर की ये बैठक है, तनाव को कम करने के लिए लगातार जो भारत जिस रोड मैप को तैयार करने की बात कर रहा है, उसको लेकर आज क्या कुछ बातचीत आगे बढ़ सकती है? जी, गुड मॉर्निंग जया, शुक्रिया। इस बैठक में जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडियन साइड ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि चुशूल में शुरू होने वाली है। करीब 11 बजे का समय इसका है। उसमें जैसे कि आपने सारी डिटेल्स दे ही दिए हैं, तो एक नई ये बात बताना चाहूंगी कि इसमें इंडिया जो कल चाइना स्टडी ग्रुप की बैठक हुई थी, जिसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और तीनों सर्विस चीफ्स थे, साथ में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे। उन्होंने पॉलिसी डिसाइड की थी। वो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, यानी कि सबसे ऊंची लेवल जहां पर भारत की चाइना के प्रति पॉलिसी डिसाइड की जाती है। उसमें ये डिसाइड किया गया कि इंडिया
इंडियन आर्मी जो ये टॉक्स कर रही है आज, सातवीं टॉक्स है ये कोर कमांडर और इंडियन कोर कमांडर और चीनी कोर कमांडर के बीच में। उसमें ये प्रेस करेगी कि चीनी सेना यानी कि पीएलए हर फ्रिक्शन पॉइंट से जल्द और एक साथ विड्रॉ करे मतलब पीछे हट जाए। और इसमें मुख्य होंगे साउथ ऑफ पेंगोंगसो के भी, यानी पेंगोंगसो लेक के दक्षिणी हिस्से में आने वाले चोटियां भी। जैसे कि आप जानते हैं कि अगस्त की 29 और 30 अगस्त की बीच की रात में इंडियन आर्मी ने कहा था कि एक प्रीएम्प्टिव एक्शन उन्होंने लिया था, क्योंकि उन्हें चाइना की फौज कुछ एग्रेसिव मनूवर्स करती हुई नजर आ रही थी। तो मुखपारी, रेजांगला और मगर हिल जैसे टॉप्स उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए थे, जो कि बहुत ही डेयरिंग ऑपरेशन था और इंडिया को काफी उससे एडवांटेज मिली थी, क्योंकि पहाड़ों में जिसके पास भी ऊंचाई होती है, हाइट्स होती है, वही डोमिनेट करता है दुश्मन को। तो इसमें इंडिया एक अच्छी पोजीशन में आ गया था। तो पिछली कोर कमांडर की जो कोर कमांडर लेवल की टॉक्स हुई थी, जिसका आपने जिक्र किया जया, 21 सितंबर को, उसमें चाइनीज आर्मी कह रही थी कि हम तब विड्रॉ करेंगे जब आप यहां से विड्रॉ करें, बिल्कुल, जिसको इंडिया ने बिल्कुल खारिज कर दिया। और अब ये जो मीटिंग होनी है उसमें इंडिया चाइनीज पीएलए को बता देगा, यानी कि ऑफिशियली अपना ऑपोजिशन दर्ज कराएगा कि वो कैलाश रेंजेस यानी कि मगर हिल, रेजांगला, गुरुंग हिल और मुखपारी के ऊपर से विड्रॉ नहीं करेगा, लेकिन नॉर्थ ऑफ पेंगोंगसो यानी कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 और घोघरा और हॉट स्प्रिंग्स में, गलवान में चीनी सेना और पीछे हटे। हालांकि मैं ये भी एक बात जोड़ना चाहूंगी जया कि गलवान में और घोघरा में कुछ हद तक यानी कि 1 से 1.5 किलोमीटर तक चाइनीज पीएलए पीछे हटी है, और हटी थी अगस्त में, जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव वांग यी के बीच में बात हुई थी, तो वहां पे हटे थे वो। लेकिन उससे इंडिया संतुष्ट नहीं है और चाहता है कि और पीछे जाए। बिल्कुल नंदिता, जिस तरह से लगातार भारत ये बात कह रहा है कि जो यथास्थिति जो थी अप्रैल में वो बनाए चीन, लेकिन उसको लेकर भी वो भी मानने को तैयार नहीं है और इसकी वजह से लगातार जो बैठकें हो रही हैं, आज क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो यथास्थिति के लगातार जो भारत की ओर से बातचीत हो रही है वो कायम करने में और उस मुद्दे को आगे बढ़ाने में, उसमें हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे? साथ ही साथ थोड़ा रणनीति में बदलाव यहाँ देख रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने भी एमईए से एक जो हमारे संयुक्त सचिव थे उनको शामिल किया था बातचीत में। इस बार खबर आ रही है सूत्रों की वो भी कुछ एमईए के एक रिप्रेजेंटेटिव को शामिल करेंगे इस पूरी बैठक में। जी, नवीन श्रीवास्तव, जिनका आपने अपने अभी ये जो एंकर लिंक था उसमें जिक्र किया, नवीन श्रीवास्तव पिछली मीटिंग में यानी कि जो 21 सितंबर को कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई थी उसमें भी शामिल हुए थे। और ये इसलिए किए, और इनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन, अभी हमारा नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे हैं और उनका जल्द ही इसी महीने रिटायर होने का समय आ गया है। इसीलिए उनके जो सक्सेसर होंगे यानी कि जो उनको रिलीव करेंगे उस पोस्ट पर, लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन, वो भी इन वार्ताओं में शामिल हैं। तो इससे इंडिकेशन मिलता है कि इंडिया इज इन फॉर द लॉन्ग हॉल, यानी कि इंडिया को मालूम है कि ये इतनी जल्दी सुलह होने वाली चीज नहीं है, ये इसको सुलझने में काफी टाइम लग सकता है। इसीलिए एक तरह से कंटिन्यूटी के बने रहे तो एक लेफ्टिनेंट जनरल मेनन को भी बुलाया गया है जो कि यहाँ के कोर कमांडर होने वाले हैं। साथ में आपने जिक्र किया नवीन श्रीवास्तव का, वो पिछली मीटिंग में भी मौजूद थे और वो इसलिए क्योंकि इंडिया चाहता है कि एक जॉइंटनेस या एक सिनर्जी दिखाए विदेश मंत्रालय यानी कि हमारी इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की जो बैठकें मॉस्को में हुई उसमें भी एक कंटिन्यूटी थी। वहां हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री और हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर और उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर वांग यी ने मुलाकात की थी, तो एक सिनर्जी थी। बिल्कुल, तो आज देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। तो भारत और चीन सेनाओं के बीच कोर कमांडर स्तर की 7वें दौर की आज बातचीत होनी है। इस पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं और नंदिता आपसे आगे भी संपर्क करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आज के एजेंडा में हमसे जुड़ने के लिए।
और खबरों में यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जीएसटी परिषद की आज 43वीं बैठक की। जी हाँ, आज इसकी 43वीं बैठक होगी और इस बैठक में क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर चर्चा होगी। साथ ही बैठक में मंत्री स्तरीय समिति गठित करने के सुझाव पर भी चर्चा हो सकती है। गैर भाजपा शासित राज्य चाहते हैं कि केंद्र उधार ले। केंद्र ने राज्यों को क्षतिपूर्ति पर 2 विकल्प दिए थे। कर्ज लेने के विकल्प पर भाजपा शासित राज्य पहले ही केंद्र से सहमत हैं, लेकिन गैर भाजपा शासित राज्यों ने इसे स्वीकार नहीं किया है। 5 अक्टूबर को हुई बैठक में इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई थी। हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता अजय मिश्रा। अजय मिश्रा, जिस तरह से हमने बात की कि पिछली बार की बैठक में इस पर सहमति नहीं बन पाई थी, आज क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? राज्य चाह रहे हैं जो कॉम्पनसेशन, वो कैसे मुमकिन होगा और कैसे इस पूरे मुद्दे पर सहमति बनेगी? देखिए, पिछली मीटिंग में केंद्र सरकार एक कदम आगे बढ़ते हुए जो कॉम्पनसेशन से इस साल का अभी तक इकट्ठा हुआ था 20,000 करोड़ रुपया, उसको त्वरित प्रभाव से यानी तुरंत ही रिलीज कर दिया गया था। उसके बाद में जो आईजीएसटी की समस्या थी राज्यों की, उस पर भी कार्रवाई करते हुए 2 हफ्ते के भीतर, यानी 1 हफ्ता और बाकी है, 24,000 करोड़ रुपया वो भी राज्यों को दे दिया जाएगा। और ये स्पष्ट तौर पर तीसरी बात, केंद्र ने ये संकेत दिया कि राज्यों को एक भी पैसा अपने खजाने से नहीं देना पड़ेगा जीएसटी के लॉस के लिए या फिर कोविड-19 की वजह से जो लॉस हुआ उसकी वजह से। इसके बाद ये कहा गया कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन राज्यों को भी शायद ये समझने की जरूरत है कि ये मुश्किल वक्त है। जनता के हित में चीजों को लंबित करके नहीं रखा जाना चाहिए। अगर देश में पैसा है तो इस बात पर बहस नहीं होनी चाहिए कि उसे उधार कौन ले, क्योंकि कानून में न तो प्रावधान है राज्य सरकार के उधार का, न तो कानून में प्रावधान है केंद्र सरकार के उधार का। ये फैसला जीएसटी काउंसिल को करना है और ये एक साझा रणनीति राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच है और आपसी सहमति से ही इसका हल निकल सकता है और उसी की उम्मीद सभी लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अजय, जिस तरह से जो सरकार की तरफ से विकल्प दिए गए हैं, वो केंद्र जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं जो इस पर विरोध कर रहे हैं, वो क्यों नहीं इस बात को लेकर मान रहे हैं? जब कहा है कि बाजार से भी पैसा उठा ले, क्या वजह है कि वो नहीं मान रहे हैं? क्या उन पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा या क्या और वजह होगी? केंद्र ये स्पष्ट कर चुका है कि राज्यों पर वित्तीय बोझ किसी भी तरह का नहीं पड़ेगा। उसके बहुत ही स्पष्ट वजह यह है कि जो भी कॉम्पनसेशन सेस आता है 2022 के बाद उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है और जो वो इकट्ठा होगा कॉम्पनसेशन सेस, उससे इस पूरे उधार का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ही दिया जाएगा। तो राज्यों को अपने खजाने से एक भी पैसा नहीं देना है। अब अगर आप स्पष्ट तौर पर देखें तो जो भाजपा शासित और उनके एलाइज के द्वारा शासित राज्य हैं 21 के करीब, 20-21 के करीब, उन्होंने ये सहमति जता दी है कि वो आरबीआई से जाकर के उधार लेंगे। जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं 10, वो कह रहे हैं कि केंद्र को उधार लेना चाहिए। अब यहीं पर बात अटकी हुई है और मुझे लगता है कि अगर मौका हुआ, अगर इस बात की नौबत आई कि वोटिंग करानी पड़ जाए तो भी 20 वोट चाहिए जो कि केंद्र के पक्ष में जाएगा। तो राज्य इस बात को भी समझते हैं और जनता के हितों के मुद्दे पर तो कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमेशा से होती रही है, ये भी एक सच है। बिल्कुल। तो अजय, अगर आपको लगता है कि आपका ये कह रहे हैं कि अगर वो नहीं माने तो वोटिंग होगी, क्या आगे रणनीति क्या रहेगी सरकार की अगर ये राज्य नहीं मानते हैं? देखिए, कानून में प्रावधान नहीं है कि केंद्र जाकर के बोरो करे और कॉम्पनसेट करे या फिर राज्य सरकार जाके बोरो करे कॉम्पनसेट करे। काउंसिल ये बात पर विचार कर रही है। काउंसिल के 2/3 से ज्यादा सदस्य इस बात पर सहमत भी हैं कि राज्य सरकारें जाकर के उधार ले लें। 1/3 लोग सहमत नहीं है, तो इसका एक रास्ता निकल सकता है कि वो बातचीत के जरिए सहमत हो जाएं और दूसरा रास्ता यह है कि वोटिंग कराई जाए, 2/3 बहुमत से जो फैसला हो उसको सभी लोग स्वीकार करें। बिल्कुल, चलिए देखते हैं अजय आज क्या कुछ निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो 43वीं बैठक है आज जीएसटी की और जो राज्य चाह रहे हैं कि उन्हें कॉम्पनसेशन दिया जाए, कैसे मुमकिन हो पाएगा, कैसे इस पर आम सहमति बन पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। जीएसटी के बाद यहाँ पर रुक करते हैं हाथरस की। हाथरस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में आज सुनवाई होगी और हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर केस में यूपी के शीर्ष अफसरों समेत हाथरस के डीएम और एसपी को तलब किया है। हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार को भी बुलाया है और एसपी हाथरस का ये कहना है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परिवार को पूरी सुरक्षा के साथ लखनऊ के कोर्ट में ले जाया जाएगा। हाथरस केस को शनिवार को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है और सीबीआई ने इस वक्त मुख्य आरोपी के खिलाफ धारा 307, 376 डी, 302 SC/ST एक्ट की धारा 3 के तहत केस दर्ज कर दिया है। मामले की जांच लखनऊ यूनिट की गाजियाबाद की टीम करेगी। सीबीआई ने पुलिस से सभी दस्तावेज मांगे हैं।
3 अक्टूबर को सीएम के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी ने पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। और हमारे साथ लखनऊ से आशुतोष शुक्ला इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशुतोष, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज सारे जो तमाम जो आला अफसर हैं उनकी आज पेशी होगी, क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है इस वक्त? देखिए जया, जो मुझे सूचना है लगभग 5 बजे के करीब सुबह तड़के जो है परिवार जो है हाथरस से निकल चुका है और लगभग 11 बजे के करीब जो है हमारे ठीक पीछे जो उच्च न्यायालय है, ये हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच है, यहाँ पर जो है उसकी पेशी होगी। पेशी इन संदर्भों में कि जहाँ पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है इस मामले का, पीड़ित पक्ष को भी बुलाया है, उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न आला अधिकारियों को भी बुलाया है और यह मामला पूरी तरीके से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र के इकबाल का मामला है। और कहीं न कहीं अगर कोई गरीब, कोई दलित इस तरह से पीड़ित होता है तो निश्चित रूप से न्यायालय भी उसमें हस्तक्षेप करता है और कानून सम्मत जो राज्य है उसको स्थापित करने के लिए न्यायालय भी अपना सहयोग देता है। कहीं न कहीं दृष्टिकोण इस बात को लेकर के था, जिसके कारण जो है उच्च न्यायालय ने जो है पीड़ित पक्ष को ही नहीं बल्कि राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को भी बुलाया, जिससे कि उस तबके में और ख़ास तौर पर जो गरीब और जो कमज़ोर किस्म का तबका है, अगर उनके साथ कोई अन्याय होता है तो उसके लिए यह जरूरी हो जाता है कि इस प्रदेश की, इस देश की अदालत और पुलिस जो है उसके साथ खड़ी नजर आए। जी जी बिल्कुल, तो इंसाफ होना चाहिए। सीबीआई ने इस पूरे केस को टेक ओवर कर लिया है। क्या लगता है आशुतोष, सीबीआई के आते किस तरह से जाँच आगे बढ़ेगी, किस तरह की चुनौतियाँ सीबीआई के सामने हो सकती हैं इस पूरे मामले में? बिल्कुल जया, जिस तरीके से पूरा मामला है, कई इसके एंगल निकल करके सामने आ रहे हैं। इसमें पीएफआई तक का जो है इन्वॉल्वमेंट है, इसमें फंडिंग की गई है। इसके अलावा जो मामला घटित हुआ उस मामले में पहले रेप का मामला दर्ज नहीं था, बाद में रेप का मामला दर्ज होता है, स्थानीय पुलिस जांच करती है, उसके बाद यहाँ पर जो एसआईटी बनाई जाती है वो भी जांच करती है। अब सीबीआई भी जांच कर रही है, लेकिन परिवार का ये लगातार मानना था कि इसमें न्यायिक दखल भी होना चाहिए और न्यायिक आयोग जो है इसकी जांच करे, न्यायाधीश के नेतृत्व में इसकी जांच की जाए। तो कमोबेश पीड़ित परिवार की सारी मांगें जो है लगभग पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, गांव भी पहुंच गई है, सारे तथ्यों को इकट्ठा किया जा रहा है। उसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच जो है वो भी निगरानी कर रही है। आज अब से थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर पीड़ित परिवार की पेशी होगी। पीड़ित परिवार को अगर कोई समस्या होती है तो निश्चित रूप से न्यायालय के सामने वो अपनी बात को कह सकता है, रख सकता है। इसके अलावा प्रदेश सरकार के जो आला अधिकारी हैं वो भी कृत कार्रवाई से जो है न्यायालय को भी अवगत कराएंगे और साथ में जो है यह बताने की कोशिश करेंगे कि जो पीड़ित है उसके पक्ष में कितना कुछ न्याय किया जा चुका है, कितनी जांच की कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है और क्या कुछ किया जा रहा है। जया, बिल्कुल आशुतोष, लेकिन काफी गंभीर मामला है और काफी संवेदनशील भी है ये पूरा मामला। किस तरह से इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है? बात खबर बीच में आ रही थी कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होंगी, काफी संवेदनशीलता से पूरे मामले को ध्यान में रखा जाएगा। किस तरह से हम देख सकते हैं आज कोर्ट में ये पूरा मामला आगे बढ़ता नजर आएगा? देखिए जया, मैंने शुरू में ही ये बात आपको बताई कि हाई कोर्ट ने जो है स्वतः संज्ञान इस मामले का लिया है। मामले की गंभीरता वहीं बढ़ जाती है जबकि न्यायालय किसी मामले में स्वतः संज्ञान लेता है। एक दलित किशोरी से जो है ये दुराचार का मामला है, दुराचार का ही नहीं उसकी हत्या का भी मामला है। निश्चित रूप से इससे कानून का इकबाल, उत्तर प्रदेश शासन का इकबाल और समस्त एजेंसियां जो इस देश की रक्षा सुरक्षा में लगी हुई हैं सबका इकबाल कहीं न कहीं प्रभावित होता है और साथ में न्याय की जो आशा रहती है उस आशा को जो है जीवित रखने के लिए, साथ में यह बताने के लिए कि जो हमारा संवैधानिक सिस्टम है, जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसमें गरीब अमीर और सक्षम अक्षम का कोई मतभेद नहीं है, बल्कि अगर कहीं भी अगर कोई गलत चीज़ है तो संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जो है उसको जो है डील किया जाएगा। और यही कारण है कि इस पूरे संवेदनशील मसले को जो है हाई कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश शासन ने भी जितना संज्ञान ले सकती थी लिया। सीबीआई जांच की सिफारिश की, एसआईटी की बनाई और इसके साथ जो उनको न्याय दे सकते थे तत्कालिक रूप से वो भी किया। लेकिन अभी मामला जो है इस बात पर तय नहीं हो सका है कि मामले में दुराचार हुआ था या फिर मर्डर। बिल्कुल, तो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेशी होगी। जो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं इस केस से जुड़े हुए वो वहां पर होंगे। जो पीड़ित परिवार है उसे भी पूरी सुरक्षा के साथ कोर्ट में लाया जाएगा। सीबीआई ने इस पूरे केस को टेक ओवर कर लिया है, तो अब देखने वाली बात होगी कितनी जल्द हमारे सामने तमाम सवालों के जवाब सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस जानकारी के
साथ जुड़ने के लिए। और हाथरस यानी कि उत्तर प्रदेश के बाद रुख करते हैं बिहार का। तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन है। पहले चरण के चुनाव में 71 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं, वहीं दूसरे चरण में 94 विधानसभा सीटों और तीसरे चरण में 78 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे। पहले चरण के लिए मतदान 28 अक्टूबर को होगा, जबकि दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर और तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना 10 नवंबर को होगी। और अगर 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में इन 94 सीटों के परिणामों पर अगर हम नजर डालें तो जदयू के खाते में 30 सीटें आई थीं, भाजपा को 20 सीटें मिली थीं, आरजेडी के खाते में 33 सीटें आई थीं, कांग्रेस की झोली में 7 सीटें आई थीं, एलजेपी को 2 सीट मिली थी, सीपीआई एमएल को 1 सीट मिली थी और निर्दलीय के खाते में 1 सीट आई थी। 2015 में इन 94 विधानसभा सीटों पर मतदान प्रतिशत 55.47 था। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ नीरज सिंह। नीरज, सबसे पहले तो यही कि कल जेपी नड्डा की रैली थी, किस तरह से आपको नजर आ रहा है जो सियासी पारा चढ़ते हुए? देखिए, बिल्कुल सियासी पारा चढ़ा हुआ है क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गया में एक रैली की और एक रोड मैप खींचा जनता के सामने कि भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर उनके बीच में जा रही है। विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जब पटना से गया के बीच में जो पहले दूरी तय होती थी उसमें 5 से 6 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब आप 2 से 3 घंटे के बीच में गया जा सकते हैं और उसके बाद गया से लौटकर पटना आ सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से विकास के काम है वो उनकी सरकार बिहार के अंदर तेजी के साथ कर रही है और आगे भी उनकी प्राथमिकता विकास के काम ही रहेगी। अगर हम जदयू की बात करें तो जदयू ने भी कल अपने 7 जो वचन हैं वो जारी किए हैं। इससे पहले भी उन्होंने 7 निश्चय जारी किए थे 2015 के विधानसभा चुनाव में और इस बार भी उन्होंने अपने 7 निश्चय पार्ट 2 को जारी किया है, जिसमें युवाओं को फोकस किया गया है, महिला उद्यमिता को फोकस किया गया है। इसके अलावा जो कनेक्टिविटी है वो और ज्यादा तेज करने की बात जदयू करता है, किसान और स्वच्छ जो गांव हैं उसकी बात करता है, स्वास्थ्य सुविधाओं में जो सुधार है उसकी बात करता है, रोजगार की बात करता है। तो ये तमाम जो 7 निश्चय हैं जो पिछले 2015 के चुनाव में जदयू को कह सकते हैं कि काफी बढ़त दिलाए थे विधानसभा चुनावों में, तो इस बार भी 7 निश्चय पार्ट 2 उन्होंने जारी किए हैं। दूसरी, इस बार के अगर हम चुनावी सिनेरियो को भी देखें तो 16 जिलों में 71 विधानसभा सीटों पर इस बार चुनाव होंगे। उसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। 80 साल से ज्यादा उम्र के जो भी वोटर हैं और इसके साथ साथ ही जो भी दिव्यांग वोटर हैं वो बैलेट जो पेपर है उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए जो अधिकारी हैं उनके घरों पे जाएंगे और उनसे बिल्कुल नीरज, यहाँ पे चुनाव आयोग की तैयारियों की बात करें, अगर हम देखें पारंपरिक तौर पर तो ये एक जी नीरज बिल्कुल, अगर हम देखें जो पारंपरिक तौर पर जो बिहार का जो चुनाव होते हैं वो काफी रोमांचक होता है, काफी रंगीला होता है। हम देखते हैं रैलियों का रेला होता है, गाड़ियों का पूरा काफिला चलता है, लेकिन इस बार कोविड-19 है, तो ऐसे में किस तरह से आपको दिख रहा है कि तस्वीर जो है वो बदली नजर आ रही है और चुनाव आयोग की तैयारियों में भी और ज्यादा कुछ बदलाव किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल तस्वीर पूरी तरीके से बदली नजर आ रही है क्योंकि पहले ढोल नगाड़े हैं, बड़ी बड़ी रैलियां होती थी, जनसभाएं बड़ी बड़ी होती थी, जो कैंपेन है वो काफी रंग रंगीला कैंपेन बिहार के अंदर होता था। लेकिन इस बार आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि कोरोना काल में चुनाव आयोग की तमाम तरह की जो गाइडलाइन है उसका जो पालन है वो करना पड़ेगा। आप इंतजाम से समझ सकती हैं कि जो वोटिंग होगी उसके लिए चुनाव आयोग ने किस तरह के इंतजाम किए हैं। 6 लाख पीपीई किट वो उस समय मौजूद होंगी। इसके अलावा 6 लाख के करीब जो फेस शील्ड हैं वो चुनाव आयोग प्रोवाइड कराएगा जब भी मतदान होगा। 46 लाख के करीब जो मास्क हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इसके अलावा 7 लाख के करीब हैंड सैनिटाइजर हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। साथ ही जो वोटिंग का जो समय है वो 7 बजे से 6 बजे तक के बीच में होगा और जो कोरोना संक्रमित लोग हैं वो भी वोट कर सकते हैं, लेकिन उनको सबसे आखिरी में जो वोटिंग है वो करने दी जाएगी। 80 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं वो अपने घरों से ही वोट कर सकते हैं, उनके लिए बैलेट जो पेपर है उसका ऑप्शन रखा गया है। दिव्यांगों के लिए भी बैलेट पेपर है उसका ऑप्शन रखा गया है। 1000 से ज्यादा किसी भी बूथ पर मतदाता नहीं होंगे। तो इस तरह के तमाम जो इंतजाम हैं वो चुनाव आयोग ने किए हैं। तो निश्चित तौर पर
चुनाव की सरगर्मियां जरूर तेज हैं, लेकिन जिस तरीके का चुनाव 2015 में देखने को मिलता था, 2015 से पहले को देखने का मिलता था, उस तरह का नहीं है। बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े ढोल नगाड़े, इस तरह से इन चुनावों में नीरज, तो मैं नदारद कह हैं। सकती हूँ लेकिन कि चुनाव आयोग की तरफ से तैयारी पूरी है, लेकिन जिस हर एक तरह पॉलिटिकल से पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है जीतने के लिए। बिल्कुल, तो चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है, लेकिन जिस तरह से कल जेपी नड्डा ने बात की कि जात पात की राजनीति नहीं चलेगी, इस बार विकास पर देखना पड़ेगा, तो किस तरह से आपको लगता है शुरुआती जो पहली रैली थी, कुछ आपको कुछ नर्व्स देखने में, कुछ फीलिंग ऐसी आई कि किस तरह क्या लगता है कि इस बार जो है जो मतदाता हैं वो विकास को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे वोट करते हुए? देखिए, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, क्योंकि विकास एक ऐसा पहलू है किसी भी राज्य के लिए कि ज्यादा से ज्यादा जो वहां के जो लोग हैं वो चाहते हैं विकास हो, रोजगार के ज्यादा से ज्यादा बेहतर जो संसाधन हैं वो उनके राज्य में उपलब्ध हों। इसके अलावा कनेक्टिविटी बहाल हो और किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध रहनी चाहिए। रोजगार के लिए बड़े बड़ी जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर लगनी चाहिए। पर्यटन के तौर पर जो तमाम ऐसे जो पॉइंट हैं जिनको नेशनल स्तर पर सामने लाया जा सकता है, क्योंकि उसकी वजह से बड़े पैमाने पर रोजगार जनरेट होता है, तो उन चीजों पर फोकस होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के लिए जो वातावरण है वो बेहतर होना चाहिए। उनकी उद्यमिता के लिए तमाम तरह के जो अवसर हैं वो राज्य में उपलब्ध होने चाहिए। तो ये मुद्दे हैं जिनके आधार पर इस बार चुनाव लड़ेगा, और जो जनता है वो भी ये चाहती है, बड़े पैमाने पर युवा भी चाहते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए कम से कम विकास को प्राथमिकता दे, ना तो जातिवाद की राजनीति करे, ना वर्गवाद की राजनीति करे, उनके जेहन में सिर्फ विकास हो। बिल्कुल, तो विकास रहेगा इस बार के चुनाव का मुद्दा, और कोरोना काल को देखते हुए भी बहुत जबरदस्त तैयारी है। रैलियों की शुरुआत हो गई है, आगे देखते हैं सियासी पारा किस तरह से और ज्यादा रंग बदलता है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के एजेंडा में भी इतना ही। जिस तरह से देखिए आज की ये रही अहम खबर जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी आज के पूरे दिन। साथ ही साथ बहुत जरूरी है कि कोरोना के खिलाफ भी हमारी जंग जारी रहे। डीडी न्यूज के जो मास्क अप इंडिया मुहिम से भी आप जुड़िए, 2 गज दूरी बनाए रखिए, मास्क पहने रहिए, हाथों को धोते रहिए, और खबरों के पावर डोज के लिए डीडी न्यूज से जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।